देखिए फिर से हमने पढ़ा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं या क्या होती है। तो परिभाषा यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसके कर्ता पर नहीं, अथवा जिस वाक्य में कर्म मौजूद रहता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो यहाँ जो दूध शब्द है ये क्या है, कर्म है। और वैसे भी हमने यानी कि नोट पढ़ा कि सकर्मक क्रिया को और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें एक नोट ध्यान रखना है, क्या कि क्रिया का रूप पहचानने के लिए कि क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक, उसके लिए क्रियापद से पहले, क्रियापद से पहले क्या यानी कि क्रिया ये है पी रहा है, इससे पहले यहाँ इससे पहले क्या अथवा किसको जोड़ करके, यानी कि क्या या किसको जोड़ करके देखा जाता है। यदि उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उत्तर प्राप्त होने पर सकर्मक क्रिया होगी, और अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, यानी कि अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया का पहला भेद है यानी कि अकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में यानी कि एक कर्म यानी कि प्रयुक्त होता है वह यानी कि एक कर्मक क्रिया कहलाती है। तो देखिए कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा इसी का भेद है सकर्मक क्रिया का यानी कि द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया के जिस वाक्य में यानी कि दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो देखिए जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से देखिए जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए अब इसमें, दुष्यंत भोजन कर रहा है, दुष्यंत भोजन कर रहा है। अब यहाँ हम सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या या फिर क्या जोड़ेंगे, किसको। तो यहाँ देखेंगे हम क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है ना। तो यहाँ हमको उत्तर प्राप्त हो गया, जवाब मिल गया। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव यानी कि इस भोजन पर ही पड़ रहा है न कि दुष्यंत पर, इसलिए यहाँ भोजन शब्द क्या है, यहाँ कर्म है और एक कर्म प्रयुक्त होने के कारण यहाँ इसमें कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर वही देखेंगे, यहाँ क्या या किसको लगा करके देखेंगे, क्या पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे, और किसको पढ़ा रहे थे, छात्रों को पढ़ा रहे थे। तो यहाँ हिंदी ये भी कर्म है और छात्रों को ये भी कर्म है, यानी कि यहाँ यानी कि दो दो यानी कि कर्म प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए इसके बाद में फिर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ करके, फिर से देखिए जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा ही किस पर पड़ता है, सीधा ही कर्ता पर पड़ता है, अथवा जिस वाक्य में कर्म का अभाव पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता भौंकता है, बच्चा रोता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें यानी कि कर्म प्रयुक्त नहीं होने के कारण इनमें यानी कि कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अब जैसे यहाँ भौंकता है, इसके आगे हम क्या जोड़े, क्या या किसको, किसको लिखें। तो देखो यहाँ क्या भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, क्या रोता है, बच्चा रोता है, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ यानी कि क्रिया का यानी कि प्रभाव सीधा यानी कि यहाँ पक्षी पर पड़ रहा है। यहाँ रोता है इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, भौंकता है इसका प्रभाव यानी कि कुत्ते पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कर्म अनुपस्थित है, कर्म का अभाव है, इसलिए यहाँ इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो ये तो हमने पढ़े यानी कि कर्म के आधार पर। अब क्रिया का दूसरा जो भेद है यानी कि वो भेद है यानी कि प्रयोग के आधार पर। दूसरा भेद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर
पहले है यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित करके यानी कि कार्य करवाता है। तो वहाँ यानी कि कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया के जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य को या किसी अन्य के द्वारा प्रेरित करके और संपन्न करवाता है, वह कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। देखिए फिर से, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करके संपन्न करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का। जैसे सुहानी माधुरी से पत्र लिखवाती है। सुहानी माधुरी से पत्र लिखवाती है। अब यहाँ कर्ता यानी कि कौन है? सुहानी। लेकिन सुहानी खुद स्वयं पत्र नहीं लिख रही, किससे लिखवा रही है? माधुरी से लिखवा रही है। तो यहाँ सुहानी है वो माधुरी को प्रेरित कर रही है कि तुम क्या लिखो? पत्र लिखो। तो सुहानी माधुरी से पत्र लिखवाती है। तो ये लिखवाती जो शब्द है यानी कि ये कौन सी क्रिया है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखें हम इसका। मंदिर के पुजारी ने भक्तों से प्रसाद बंटवाया। मंदिर के पुजारी ने भक्तों से प्रसाद बंटवाया। तो बंटवाया जो शब्द है ये कौन सी है? ये यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पर मंदिर का जो पुजारी है वो यानी कि प्रसाद स्वयं नहीं बांट रहा बल्कि किससे बंटवा रहा है? भक्तों से बंटवा रहा है, यानी कि भक्तों को प्रेरित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो बंटवाया शब्द है ये कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। फिर इसके बाद में अगली क्रिया का भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं, यानी कि दो ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उसे यानी कि कौन सी क्रिया कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, यानी कि जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब जैसे कैसे देखिए, भिन्नार्थक दो अलग अलग भिन्नार्थ वाले, जैसे जया ने खाना बना लिया। जया ने खाना बना लिया, हिमांशु ने खाना खा लिया। तो यहाँ दो क्रियाएं होगी, एक तो बनाने की क्रिया होगी और एक लेने की क्रिया होगी। एक खाने की क्रिया होगी, एक लेने की क्रिया होगी। तो दो यानी अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो रही हैं, जिसके कारण इन्हें कौन सी क्रिया कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। तो फिर से देखिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है वह यानी कि संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे जया ने खाना बना लिया, हिमांशु ने खाना खा लिया। तो यहाँ बनाना और लेना, खाना और लेना, यहाँ दो यानी कि अलग अलग अर्थ वाली यानी कि क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, इसलिए इन दोनों को यानी कि कौन सी क्रिया कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया कहा जाए। फिर क्रिया का तीसरा यानी कि भेद, प्रयोग के आधार पर तीसरा भेद आता है यानी कि सजातीय क्रिया। तीसरा भेद है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया यानी कि एक ही धातु से बनी हुई हो, यानी कि कर्म भी और क्रिया दोनों ही यानी कि अलग अलग धातु की प्रयुक्त न होकर के यानी कि एक ही धातु से बनी हुई होनी चाहिए। तो वो यानी कि कौन सी क्रिया कहलाती है? सजातीय, यानी कि समान जाति की होनी चाहिए। कर्म भी और क्रिया दोनों ही समान जाति से होनी चाहिए, उसे यानी कि कौन सी क्रिया कहते हैं? सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में कर्म तथा क्रियापद दोनों एक ही धातु से बनकर और एक साथ प्रयुक्त होती हैं वह सजातीय क्रिया कहलाती है। फिर से देखिए, जिस वाक्य में कर्म तथा क्रियापद दोनों ही एक धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है, सजातीय क्रिया कहलाती है।
जैसे उदाहरण देखें हम इसका, भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ ये लड़ाइयाँ शुद्ध है, लड़ाइयाँ शब्द आएगा, लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए क्या लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ ये लड़ाइयाँ शब्द है, ये तो यानी कि कर्म है, और लड़ी शब्द यहाँ पर क्या है, ये क्रिया है। तो कर्म और क्रिया दोनों एक धातु से प्रयुक्त हुई, यानी कि एक धातु से बनी। कर्म भी लड़ धातु और लड़ी क्रिया भी उसी लड़ धातु से बनी हुई होने के कारण, यानी कि समान जाति से होने के कारण कौन सी क्रिया कहलाएगी, सजातीय क्रिया कहलाएगी। इसके बाद में है यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जहाँ जिस वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है, तो उसे यानी कि जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए परिभाषा पूर्वकालिक क्रिया की, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण देखें हम, नताशा दूध पीकर सो गई। तो यहाँ क्या पीकर, दूध पीकर के, नताशा क्या पीकर, दूध पीकर और सो गई। एक दो क्रियाएं हो रही है, एक तो सोने की क्रिया और एक होती है यानी कि पीने की क्रिया। तो ये तो बाद वाली क्रिया है और ये पहले वाली क्रिया है। तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को क्या नाम दिया जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि सोने का काम बाद में पहले यानी कि दूध को पीने का कार्य हो रहा है। जो क्रिया यानी कि पहले संपन्न होती है यानी कि पूर्व में संपन्न होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि सोने से पहले वो कौन सा कार्य कर रही है, दूध को पीने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पीकर जो शब्द है, ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब इसके बाद में देखिए अगला हमारा भेद आता है काल के आधार पर। काल के आधार पर भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी हमने पढ़ी है, तो वर्तमान कालिक क्रिया, एक भविष्यकालिक क्रिया और तीसरी कौन सी है, भूतकालिक क्रिया। तो सबसे पहले देखिए वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं, कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। फिर से देखिए कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, चंचल अपना गृह कार्य कर रही है या करती है। तो गृह कार्य करने का हमें यानी कि वर्तमान समय में हमको पता चल रहा है कि वर्तमान में चंचल अपना गृह कार्य कर रही है। तो इसमें ये कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, वर्तमान कालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। फिर दूसरी है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया होती है कि जिसमें यानी कि जिस वाक्य में यानी कि बीते हुए समय का उल्लेख किया जाता है। जैसे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में यानी कि भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया यानी कि पूर्व में ही संपन्न हो चुकी है, यानी बीते हुए समय में संपन्न की जा चुकी है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, भूतकालिक क्रिया होती है। इसका उदाहरण देखें हम, जैसे चंचल पुस्तक पढ़ रही थी। चंचल पुस्तक पढ़ रही थी या चंचल ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि बीते समय की बातें हो रही। तो चंचल पुस्तक पढ़ रही थी या फिर चंचल ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ कौन सी क्रिया है, इसमें भूतकालिक क्रिया है। तीसरा भेद होता है भविष्यकालिक क्रिया। क्या परिभाषा होती है इसकी, देखिए कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यानी कि आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो, वहाँ यानी कि कौन सी क्रिया होती है, भविष्यकालिक क्रिया।
इनकी जो क्रिया यानी कि आने वाले समय में या भविष्य में यानी कि जो कार्य संपन्न होने वाला है उसके लिए कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है, भविष्यकालिक क्रिया प्रयुक्त होती है। तो देखिए क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, चंचल पुस्तक पढ़ेगी, चंचल पुस्तक पढ़ेगी, तो यहाँ पढ़ेगी आने वाले समय की बात हो रही है कि चंचल पुस्तक पढ़ेगी, तो यहाँ ये पढ़ेगी शब्द ये कौन सी क्रिया हो गई, भविष्यकालिक क्रिया हो गई। अब हमने क्रिया के बारे में पढ़ लिया कि क्रिया की क्या परिभाषा होती है, क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा पढ़ा हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया, तीसरा पढ़ा हमने यानी कि काल के आधार पर क्रिया। अब हम इसका यानी कि पद परिचय देखें। तो क्रिया शब्द का पद परिचय करने के लिए हमें कौन कौन से यानी कि बिंदु ध्यान रखने होते हैं, कौन कौन से बिंदु हमको यानी कि उसमें उपयोग में लेने होते हैं। तो उसी संज्ञा की तरह, इस संज्ञा सर्वनाम की तरह हमें यानी कि पहला बिंदु तो हमें क्या बताना होता है, यानी कि क्रिया का प्रकार कि क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, वर्तमानकालिक क्रिया है, भविष्यकालिक क्रिया है। तो देखिए इसके बारे में पहला बिंदु तो हमें बताना होता है यानी कि क्रिया का प्रकार। फिर दूसरा बिंदु होता है यानी कि दूसरा बिंदु हमको बताना होता है क्रिया शब्द का लिंग यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा बिंदु बताना होता है क्रिया शब्द का वचन। चौथा बिंदु बताना होता है क्रिया शब्द का काल, कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, भूतकाल है। और पांचवा बिंदु वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना। तो वही 5 बिंदु हमें यानी कि क्रिया शब्द का पद परिचय करते समय बताने होते हैं। जैसे उदाहरण लिए हमने कि राजीव पुस्तक पढ़ता है, तो यह पढ़ता है इसके नीचे हमने रेखांकित किए पढ़ता है, तो यहाँ उतार लिए हमने पढ़ता है। पढ़ता शब्द कौन सी, तो पढ़ता है यानी कि वर्तमान में पढ़ रहा है इसलिए वर्तमान कालिक क्रिया। फिर इसका लिंग बताएंगे, पढ़ता है राजीव यानी कि पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग शब्द है, राजीव शब्द एक वचन है इसलिए एक वचन है। काल कौन सा है, वर्तमान काल क्रिया यानी कि पढ़ता है का, तो वर्तमान काल। और क्रिया का यानी कि कर्ता क्या है यहाँ पर, राजीव यानी कि पढ़ता है ये क्रिया किसके लिए प्रयुक्त हो रही है, राजीव के लिए प्रयुक्त हो रही है, इसलिए क्रिया का कर्ता क्या है यहाँ पर, राजीव है। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर, मंदिर में पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है, तो यहाँ बांटता है इसके नीचे यानी कि रेखांकित कर रखा है। तो बांटता शब्द का पद परिचय करेंगे। बांटता शब्द यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। दूसरा इसका बिंदु हो गया यानी कि पुल्लिंग का हो गया। तीसरा बिंदु हो गया यानी कि एक वचन। और चौथा बिंदु हो गए यानी कि वर्तमान कालिक क्रिया। और पांचवा है क्रिया का कर्ता यहाँ पर क्या है, पुजारी। तो इस प्रकार से हमने बांटता है शब्द का हमने यानी कि पद परिचय किया, सकर्मक क्रिया, दूसरा पुल्लिंग, तीसरा एक वचन, चौथा वर्तमान कालिक क्रिया और पांचवा है क्रिया का कर्ता यानी कि यहाँ पर क्या है, पुजारी। फिर अगला उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। मारा शब्द है यहाँ पर देखिए, मारा शब्द का हम पद परिचय करेंगे। मारा शब्द उतारा हमने, मारा शब्द क्या है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया है। मारा शब्द यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। लिंग इसमें पुल्लिंग है। वचन कौन सा है इसमें, एक वचन है। और काल कौन सा, भूतकाल। और क्रिया का कर्ता यहाँ पर क्या है, राम है। क्रिया का कर्ता यहाँ पर राम। फिर अगला उदाहरण देखिए, राजीव अपने भाई से पुस्तक मंगवाता है। मंगवाता है इसके नीचे रेखांकित है, मंगवाता है इसमें कौन सी क्रिया है, इसका पद परिचय करेंगे हम। तो राजीव अपने भाई से पुस्तक मंगवाता है। राजीव यहाँ स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा है यानी किसे करवा रहा है, अपने भाई से करवा रहा है, इसलिए मंगवाता है यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणात्मक क्रिया। तो पहला बिंदु हो गया यानी कि क्रिया का भेद कौन सी क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है। लिंग कौन सा उसका, पुल्लिंग है। वचन कौन सा उसका, एक वचन है। काल उसका वर्तमान काल। और क्रिया का कर्ता यहाँ पर क्या है, राजीव है। तो इस प्रकार से हमने इसके 5 बिंदु पद परिचय के तौर पर हमने रखे। इसके बाद में फिर हम
अगली क्लास में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। धन्यवाद।